जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। कल तक जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर कोई डिस्कशन है, कोई बात है तो कॉन्सेप्चुअली बेसिकली हमें देखना है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। जो हमने चैप्टर 12 अब स्टार्ट किया, उससे पहले हमने चैप्टर 11 का अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन जो था उसको कंप्लीट किया। फिलिप्स कर्व और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, उन चीज़ों को देखा, मॉनेटरी पॉलिसी की डिस्कशंस की। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। और काइंडली क्योंकि हमने तेज़ी के साथ काम किया तो इसको आपने क्लास में सब कुछ आसान आसान लगता है, लेकिन जब आप बुक से जाके पढ़ते हैं तो तब सही समझ आती है, तब सही पता चलता है कि हाउ मच द कॉन्सेप्ट्स यू हैव गॉट क्लियर्ड और उसके अंदर जो इश्यूज हैं। तो इसलिए बुक से ज़रूर गो थ्रू करें, जो भी क्लास हम पढ़ें उसको कॉन्सेप्ट को जाके खुद से बुक से ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में कोई बुक से रिलेटेड या उस टॉपिक में जो नरेटेड पोर्शन है किताब के अंदर इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कोई इशू आता है तो वो आप ज़रूर डिस्कस कर लें। जी, हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल बैंक के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के अंदर हमने जी हाँ जी अली, मैंने बुक के व्यू के लिए कहा है इन्हें कि जी के कल दोबारा कोशिश करें, कोई इनको टेक्निकल इशू आ रहा है। उसको मैंने कहा है कि जी के कोशिश करेंगे कल इसको दुरुस्त कर लें। और अलीशा पूछ रही है कूपन रेट क्या होता है। अलीशा, जो भी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कर्जा कोई बंदा दूसरे को देता है तो क्यों देता है? सूद के ऊपर ना, उस कर्जे के ऊपर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं ना, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट आप आइडेंटिफाई कर देते हैं, कूपन रेट उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड कूपन रेट। आप वो इंटरेस्ट रेट को हम कूपन रेट भी कह लेते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, सेंट्रल बैंक में हमने देखा था डिफरेंट उसके पास टूल थे। वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी किस तरीके के साथ हो सकती है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इन दैट सेंस कि वो कहते हैं जनाब एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है, इंक्रीजिंग द बेस रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। यहाँ पे आप देखें उसने कहा जी कि एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना है और उसको थ्रू इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या हुआ? अच्छा, अलीशा कह रही हैं जी सर डिस्काउंट रेट पॉलिसी की लास्ट 3 लाइन एक्सप्लेन कर दें। डिस्काउंट रेट पॉलिसी के ऊपर चले जाते हैं। जी, डिस्काउंट रेट पॉलिसी लास्ट 3 लाइन। जी अलीशा, इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। जी, लॉजिक गोल्स। हमने कहा था कि जो सेंट्रल बैंक है ये बैंकर्स थ्रू द बैंक का काम भी कर रहा है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल बैंक रेट फिक्स कर रहा है, सेंट्रल बैंक कौन सा रेट फिक्स कर रहा है जिसको हमने काइबोर कहा, इंटर बैंक ऑफर रेट, इंटर बैंक आईबी, इंटर बैंक। ये आम लोगों को ये रेट अवेलेबल नहीं है,
इतना इंटरेस्ट के ऊपर आम लोगों को कर्जा नहीं मिलेगा। आम लोगों को कितने पे मिलेगा? बेस रेट प्लस समथिंग, कमर्शियल चार्ज अ प्रीमियम, वो प्रीमियम चार्ज करेंगे। वो कहेंगे हमारे पास आपको कर्जा चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझसे कर्जा ले लीजिए, मैं आपको काइबोर प्लस 3% के ऊपर कर्जा दे देता हूं। आप पूछेंगे भाई आपको तो स्टेट बैंक, ये पैसे जो आपने मुझे देने हैं, ये पैसे आपको स्टेट बैंक काइबोर के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। आप 1 लाख रुपया मुझे कर्जा चाहिए, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक मुझे कहता है K+3, K+3 का मतलब है काइबोर +3। बैंक ने, मैं बैंक से कह सकता हूं कि भाई आपकी कास्ट तो K है, काइबर इज योर कास्ट, आपको ये फंड्स स्टेट बैंक से खरीदने हो, स्टेट बैंक से लेने हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ K पे करना पड़ेगा। तो आप मुझसे K+3 चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हैं? वो प्रीमियम बैंक कहेगा मैं अपनी सर्विसेज जो अपना रिस्क बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आप डिफॉल्ट कर जाएं, लेकिन मुझे पैसे अपना देने हैं, डिपॉजिटर्स को पैसे देने हैं। तो बैंक अपने प्रीमियम के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने आपको जो रिस्क पे डालना है उस रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न लेगा, और वो रिस्क प्रीमियम की सूरत में वो चार्ज करेगा। K इज द बेस रेट। अब फिर क्या हुआ कि जो आपका काइबोर है, जो बेस रेट है, ये एक बेंचमार्क बन गया। आपकी इकोनॉमी के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस इस बेंचमार्क के मुताबिक होनी है, इसके मुताबिक आपकी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट की लेन देन होनी है। ऐसे ही है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि जो स्टेट बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है, वो बेस रेट को जब चेंज करेगा तो इकोनॉमी के अंदर बेस रेट से क्योंकि ज्यादा ही के ऊपर कर्जा किसी ने देना लेना है, तो वो इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के अंदर नजर आ जाएगा, आप उसको समझ सकेंगे, देख सकेंगे। फिर कहा कि जी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और कहा कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए उसने बेस रेट को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। यहां पे फिर उसने बेस रेट को बढ़ाने से क्या होगा? बेस रेट को बढ़ाने से इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमने क्या देखा था, हमारा मकसद क्या है? एग्रीगेट डिमांड को कम करना। और एग्रीगेट डिमांड को कम किस तरह से कर सकते हैं? कंजम्पशन को कम कर से, इन्वेस्टमेंट को कम कर दें, किसी के अंदर भी हमारी कमी ले आए तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट इम्पैक्ट आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लें, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। कंजम्पशन को कितना कम करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके लोगों के पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि उनको जो कर्जा लिया होगा उसके ऊपर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये जो सारी बातें हमने कल की थी, उसी के बेस के ऊपर आपके साथ है कि एग्रीगेट डिमांड आपकी यहाँ पे थी, एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप अपनी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, आप प्राइसेस के अंदर इजाफे को रोक रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि प्राइसेस P1 के ऊपर हैं तो PL2 के ऊपर आ जाए। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। देन इट्स एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज व्हेन द सेंट्रल बैंक विशेस टू इन्फ्लेट, बढ़ाना चाह रहा है। एग्जाम्पल एक उसकी दी है, वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज थ्रू बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय कर लें। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करने से क्या होगा? मनी सप्लाई, आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने मार्केट में फ्लोट किए हुए थे, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप वापस ले रहे हैं मार्केट से, और जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वापस लेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको क्या देना पड़ेगा? करेंसी, मनी देनी पड़ेगी, मनी देनी पड़ेगी ना। जब मार्केट में आप, जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में मनी देगा और अपने जो इशू किए हुए गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वापस खरीद लेगा,
तो उससे क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बैंक ज्यादा कर्जे दे सकेंगे। तो उससे मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर असरअंदाजी होगी और आपकी एग्रीगेट डिमांड मूव करेगी। एग्रीगेट डिमांड को आप शिफ्ट करवा लेंगे बाहर की तरफ और आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे होंगे। मॉनिटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये आईकैप में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पूछता रहा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी। उसके ऑब्जेक्टिव्स ये है, प्राइस स्टेबिलिटी के इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस स्टेबल रहे, आपको स्टेडी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ग्रोथ वगैरह नजर आती है। प्राइस स्टेबल रखने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स देखे, अगर आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर है, तो आप इंटरेस्ट रेट हाई करके या आप अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको सेल करके आप इकोनॉमी के अंदर से मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी प्राइसेस को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो ये चाहेगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हो, ये नहीं चाहेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो। तो वो कोई इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहेगा जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो कर रही हो इकोनॉमी के अंदर। फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी आप देखिएगा यही बातें हमने की थी वहां पे भी, है ना, याद है? फिस्कल पॉलिसी में भी यही बातें कही थी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी हम यही बातें कह रहे हैं। लेकिन फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारे पास टूल क्या थे? टैक्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज, वो टूल थे। और वो टूल इस्तेमाल कौन करता है? गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जो हुकूमत है वो इस्तेमाल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास टूल कौन से हैं? मॉनेटरी टूल्स हैं, मनी रिलेटेड टूल्स हैं, करेंसी रिलेटेड टूल्स हैं। और ये टूल्स इस्तेमाल कौन करता है? स्टेट बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स दोनों के आपको सेम नजर आ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से कहते हैं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की आपस में एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो एक्सपेंशनरी मेजर्स ले रहे हों। एक्सपेंशनरी मेजर्स मतलब इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं या हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो से हैं उनको परचेज करने का सोच रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम ले रहे हैं। तो वो, और दूसरी तरफ हम वो यहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम क्या करना शुरू किया हुआ है? हम टैक्स रेट ज्यादा कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी वहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं। दोनों के रिवर्स इफेक्ट हैं। तो दोनों की एक सोची समझी तरतीब होनी चाहिए, उसके मुताबिक आप उसको एग्जीक्यूट करें। दोनों को सेम डायरेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ये वहां पे भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी कि एक्सचेंज रेट को भी हम स्टेबल रखने की कोशिश करें। फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम रखने की कोशिश करेगी इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल, जो इकोनॉमी के अंदर लोग कर्जा वगैरह देते हैं उस क्रेडिट को भी कंट्रोल रखने की कोशिश करेगी और थ्रू रिजर्व रेशो और दीज थिंग वो क्रेडिट कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगी। लेकिन कहा जी कि इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये जो आपने ऑब्जेक्टिव्स ऊपर पढ़े उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर आप प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट आप ज्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिलिप्स कर्व के अंदर फिलिप्स साहब ने हमें बता चुके हुए
कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेवल को ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको प्राइसेस भी ज्यादा हो जाएंगी। तो पॉलिसीज के अंदर जो हम अगर कोई इस तरह की पॉलिसी ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर क्या होगा, हमारी प्राइसेस तो रिड्यूस होंगी, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है, प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन प्राइसेस रिड्यूस होने के साथ क्या हो रहा है, हमारी आउटपुट भी तो रिड्यूस हो रही है। आउटपुट रिड्यूस होने से क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल सही कम हो जाएगा। दिस वाज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट, हम फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा दूर जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव वाज कि हमारी एम्प्लॉयमेंट शुड बी फुल। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट फुल करने की तरफ जाएंगे, आप फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनरी पॉलिसी यहां पे अडॉप्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट फुल होगी तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, वो यहां पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर का इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये दो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी हो। तो वो कहते हैं जी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ शायद बेहतर ना हो सके। क्यों नहीं हो सकेगी? हमने कहा कि एक्सचेंज रेट को जब आप डेप्रिशिएट करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। और हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा बने, तो हमें लामहला एक्सचेंज रेट को डॉलर टू रुपी रेट को रिड्यूस करना पड़ता है, डेप्रिशिएट करना पड़ता है। डेप्रिशिएट, ये डेप्रिसिएशन जो सी है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ाएगी, ये हमारी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकती है, हमारी इंपोर्ट्स को डिक्रीज कर सकती है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एक्सचेंज रेट स्टेबल रखने का, उस ऑब्जेक्टिव को डिस्टर्ब करेगी। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेंट्रल बैंक्स may decide to manipulate exchange rates to increase the likelihood of export. Doing so would jeopardize the stability in economic exchange rates. और इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल, आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना चाहते हैं और क्रेडिट कंट्रोल भी करना चाहते हैं। कर्जा आप ये भी देखना चाहते हैं कि ज्यादा अननेसेसरी कर्जा लोग मार्केट में ना दे दें, जो कि डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा ना हो जाए। स्टेट बैंक का ये ऑब्जेक्टिव भी तो है ना, हमने पढ़ा था कि उसने देखना है कि रेगुलेटर के तौर पे कि डिफॉल्ट अगर बैंक करेगा तो बेचारे डिपॉजिटर्स जिनके पैसे हैं उनके पैसे डूब सकते हैं। तो स्टेट बैंक इसलिए इस तरह की पॉलिसी रखता है कि क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी, कि क्रेडिट आप मुंह उठा के हर बैंक ABC को सड़क पे जा रहा हुआ दो बंदा उसको भी कि यार चलो मुझसे 1 लाख रुपया तुम कर्जा ले लो, इस तरह नहीं करना। इस तरह अगर करेंगे तो पैसे जाया हो जाएंगे, जब पैसे जाया हो जाएंगे तो डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। तो स्टेट बैंक इसलिए बैंकों को ऐसी पॉलिसीज देता है, इस तरीके के साथ रेगुलेट करता है कि जनाब आपने जब कर्जा देना है उसको ये चीज चेक करनी है, उसको ये देखना है, उसका बनाना देखना है, उसको इतने से ज्यादा कर्जा नहीं दे सकते, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को इतने से ज्यादा कर्जा नहीं दे सकते, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फलाना शख्स ऑडिट कर सकता है। ये इतनी ज्यादा चीजें उनके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं ताकि कर्जे के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए और कर्जा जेन्युइन लोगों को ही इशू किया जाए। तो अब दूसरी तरफ देखें इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि कर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इशू किया जाए। कोई शख्स एक फैक्ट्री लगाता है, उससे 2 फैक्ट्री के लिए कर्जा ले लें। कोई शख्स एक दुकान खोलना चाहता है, उससे को 2 दुकानों के लिए कर्जा ले लो, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आए। तो दोनों के दरमियान में अब कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है कि कर्जा ज्यादा से ज्यादा करें, जब कर्जा ज्यादा करने की तरफ जाते हैं तो आपको लीनियंसी शो करनी पड़ती है
जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अलीशा? चले तो कर्जा जब हम बढ़ाते हैं तो आप अपनी क्रेडिट कंट्रोल के जो मसाइल हैं उनकी तरफ दो चार हो जाते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर दी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ दी वी कैन ओवरकम दिस। उसके अंदर फिर हमें कहना पड़ेगा कि हम अपनी पॉलिसीज को ध्यान से बनाएं, ये करें वो करें, जो सारी बातें। फिर लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है? आप तो कर्जा, आप जो अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं वो बना रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नॉन फैक्टर्स, जो बुक्स में जो मॉनिटरी टर्म्स के अंदर जो चीजें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही हैं। अगर कोई बार्टर ट्रेड हो रही है, अगर कोई नॉन नॉन फैक्टर्स के अंदर कोई ट्रेड हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसके ऊपर आपकी मॉनिटरी पॉलिसी असरअंदाज नहीं हो सकेगी। क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा देंगे तो उससे कंजम्पशन कम हो जाएगी। यही कहा ना हमने, कहा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, कंजम्पशन कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बार्टर ट्रेड के ऊपर तो नहीं असरअंदाज हो सकेगा ना। इंटरेस्ट रेट कम कर दूं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दूं, मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन करता हूं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से बॉन्ड सेल करता हूं, बॉन्ड परचेज करता हूं, इसका कोई बार्टर ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा? कोई बार्टर ट्रेड के ऊपर असर पड़ेगा? ये मेरी मॉनेटरी पॉलिसीज का बार्टर ट्रेड, जो लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं, यार एक चेयर चाहिए, चल मेरे पास एक चेयर पड़ी है, तुम 10 किलो गंदम दे दो, एक चेयर ले लो, वो उसके इससे कोई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे तो वो मनी के अंदर एक्सचेंज ही नहीं कर रहे आपस में। सो दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक effectiveness of monetary policy. Then we have non-banking financial institutions. हमारे पास हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर रहा है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नॉन बैंकिंग है। फॉर एग्जांपल, गली गली महल्ले महल्ले के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मोटरसाइकिल ले लें, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप टीवी ले लें, 10,000 रुपये 1,000 रुपये के बगैर डाउन पेमेंट के ले लें। तो ये अब क्या हो रहा है? ये भी तो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। आज के दिन आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आज के दिन वो चीज परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में जाके कर रहे हैं। स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक नॉन कमर्शियल बैंक्स को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा ना। जो गली के दुकान में नुक्कड़ में बैठ के शालीमार ट्रेडर्स के नाम से कोई बंदा काम कर रहा है और वो कह रहा है जी कि आपको गीजर चाहिए तो गीजर भी मुझसे कर्जों पे ले लें, किस्तों पर ले लें, आपको जहेज चाहिए, जहेज भी किस्तों पे ले लें। तो वो जो आपको उधार दे रहा है, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है क्रेडिट के ऊपर, वो तो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कि कर रहा है? नहीं कर रहा। अलीशा के अलावा कोई बाकी जागे हुए थे, सब सो रहे हैं। लोरी टाइप की बातें तो नहीं कर रहा मैं ज्यादा।
जी आवाज आप आ रही है? अकबर आवाज देखने वॉइस का कह रहे थे। अब माने भी ये बंद हो गया था चार्जिंग वाला जो। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? दूसरा ले हमारा है। हाँ लेकिन इसका बंद हो गया था ये चार्जिंग। अच्छा, तो हाई लिक्विडिटी इंटरनेशनल मार्केट होगी तो क्या होगा कि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक कहेगा कि मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता हूँ। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से स्टेट बैंक को लगेगा कि लोग जो है ना वो कर्जा कम देना शुरू कर देंगे, बैंकों की मजबूरी हो जाएगी। लेकिन बैंकों के पास वैसे ही इतना ज्यादा कह लो ना कि वो मौजूद है, कर्जा पैसे मौजूद है। जी आवाज आ रही है? आप अच्छा, बैंक्स के अब स्टेट बैंक तो चाह रहा था ना कि मैं लोगों को मजबूर कर देता हूं, काइबर का रेट इंटरेस्ट रेट में बढ़ा देता हूं तो बैंक्स मजबूर हो जाएंगे, आगे वो कर्जा फिर ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर देंगे, ज्यादा हाई इंटरेस्ट के ऊपर वो देंगे। लेकिन अगर बैंक्स के पास पैसे पहले से ज्यादा है किटी में तो उनको काइबर इफेक्ट नहीं करेगा। काइबर इफेक्ट क्यों नहीं करेगा? अब उनको कर्जा स्टेट बैंक से लेना ही नहीं पड़ रहा। आपके पास अपने पैसे मौजूद हों 1 लाख रुपया, तो आपसे कोई दूसरा बंदा मांगे 1 लाख रुपया तो आप कहेंगे यार अच्छा चल मेरे पास 1 लाख मौजूद है, चल 5% इंटरेस्ट के ऊपर तो मुझे दे दे। आपके पास अपने मौजूद ना हो 1 लाख रुपया और आपसे कोई शख्स आके कहे मुझे 1 लाख रुपया कर्जा चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा होल्ड ऑन ए सेकेंड, मैं स्टेट बैंक से 1 लाख रुपया कर्जा लेता हूं, वो मुझे काइबोर के ऊपर मिल जाएगा, तो मैं आपको काइबोर +3 के ऊपर वो कर्जा मैं आपको इशू कर देता हूं। ऐसा ही है ना? तो अगर तो बैंक इतने लिक्विड हो जाए, यानी कि उनके पास कैश इतना ज्यादा पड़ा हुआ हो कि उनको स्टेट बैंक से कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो बैंक काइबर से हमारा काइबर के साथ जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का पर्पस लेना चाह रहे थे वो पर्पस हम नहीं अचीव कर पाएंगे। When a central bank looks to tighten the money supply, its effect will be hindered if agents in the economy have access to high liquidity assets. Hence, the central bank tries to tighten money supply. Agents can counter this by creating their own liquidity. उनके पास अपने इतने पैसे मौजूद हैं कि वो अपने की वो 5% के ऊपर भी कर्जा दे देंगे। मेरे पास अपना 1 लाख रुपया पड़ा है, मैं यार चल 5% पे ले ले, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही पड़ा हुआ है ना, मुझे कौन सा पैसे इस पैसे से कोई इम्पैक्ट मिलना है। लेकिन अगर किसी दूसरे से लेके मुझे देना होगा तो फिर मुझे थोड़ा सा उसके अंदर अपना काइबर +3 या जो भी मार्जिन अपना बिल्ड करना पड़ेगा, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट मेरे लिए क्या लेना। फिर कहा कि टाइम लैग्स का भी इसके अंदर मसला आएगा। लिमिटेशन, मॉनेटरी पॉलिसी की एक लिमिटेशन टाइम लैग्स भी है। आपने इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा दिया है तो आज ही मनी सप्लाई कंट्रोल नहीं हो जाएगी, उस मेजर को इम्पैक्ट करने में इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम कर दो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। भाई उसको एक्टिविटीज को अपनी मोमेंटम पकड़ने में, ऑर्डर्स को, कंजम्पशन को, उन लोगों की सैलरीज, तनख्वाहें, इंटरेस्ट कम पेमेंट होने में, इंटरेस्ट की ज्यादा पेमेंट होने में टाइम लगेगा। उस टाइम लगने से आपकी इम्पैक्ट विल डिले। आपका इम्पैक्ट जादू की छड़ी की तरह नजर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिले नजर आ रहा होगा। और फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये भी एक लिमिटेशन का हिस्सा। वो जो मैं बात कर रहा था ना
कि कोऑर्डिनेशन होनी जरूरी है मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है। अगर एक पॉलिसी के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा जी कि सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा रहा है, द सेंट्रल बैंक इज कंसर्न लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहा है, एंड सो डिसाइड टू टाइटन दी मनी सप्लाई को जिस भी तरीके से इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके या बॉन्ड्स सेल करके ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए से किसी भी तरीके से, या अपनी जो रिजर्व रेशो है उसको बढ़ा के वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक का? सेंट्रल बैंक अपने एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना चाहता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को देख रहा है कि मेरी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन अचीव करने का ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है? वो अनएम्प्लॉयमेंट को देख रही है। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को देख रही है, वो कहती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो। वो क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर इजाफा किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर ले रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मेजर ले रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा के अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सेंट्रल बैंक एग्रीगेट डिमांड को इधर लेकर आएगा, गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को वापस इधर पहुंचा देगी। तो उससे आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। जिस जगह पे आप खड़े हुए थे वही जगह पे आप पहुंच जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शंस आपकी पॉलिसीज के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों, हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी देखी, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, तकरीबन सेम है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा क्रेडिट्स की बातें भी आ जाती हैं, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव तकरीबन सेम है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को सेम डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहिए। अगर किसी और डायरेक्शन में काम करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ना स्टेट बैंक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, क्योंकि स्टेट बैंक चाहता था कि जी कि मैं अगर इधर खड़ा हुआ हूं तो मैं अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर लूं, यहाँ पे ले आऊं। तो स्टेट बैंक ने तो प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए इधर आया था, और दूसरी जानिब गवर्नमेंट चाहती थी कि जी कि मैं बढ़ाऊं अपनी उसको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाऊं। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बजाय वो एम्प्लॉयमेंट उधर की उधर ही रहेगी। ठीक हो गया? क्लियर है? तो दूसरी तरफ कहा कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्या हो सकती है? कि आप एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा लें और आप प्राइसेस को भी ना बढ़ाएं। उसके लिए क्या हो सकता है कि आप, सेंट्रल बैंक क्या करे? सेंट्रल बैंक जी, प्राइस लेवल जी, सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक कहता है कि यार अच्छा, हम प्राइसेस को कम करना चाहते हैं, लेकिन प्राइसेस को कम करना है मकसद है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना है। तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना है, प्राइसेस को भी कम करना है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी के हम सिंपल एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा सिंपल वे में, तो प्राइसेस तो इंक्रीज हो जाएंगी। प्राइसेस इंक्रीज होंगी ना, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या करे गवर्नमेंट? क्या करे गवर्नमेंट? सप्लाई को इंक्रीज करवाने की कोशिश करे। गवर्नमेंट सप्लाई लाइन को इंक्रीज करे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। वो सप्लाई को इंक्रीज कराने के इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस कर दे, कोई और सब्सिडीज दे दे, कुछ और चीजें वहां पे करें कि जिससे वो सप्लाई इंक्रीज हो, आपकी एग्रीगेट सप्लाई को अंदर इजाफा हो सके। गवर्नमेंट ये काम करे। तो जहां पे आप एग्रीगेट डिमांड इधर और ये यहाँ पे थे, आप इतनी आउटपुट के ऊपर थे और ये प्राइस थी इनिशियली। अब सेंट्रल बैंक ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की, आपकी आउटपुट यहाँ पे चली गई, और प्राइसेस, क्योंकि आप उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, आप सप्लाई को इजाफा किया, आपकी प्राइसेस सेम लेवल पे रह गई।
प्राइसेस भी आपने नहीं बढ़ाई। तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हमारे। यहां पे सेंट्रल बैंक ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की और गवर्नमेंट ने अपने सब्सिडीज या अपनी जो टैक्स कट्स वगैरह हैं वो सप्लायर्स को दी, प्रोड्यूसर्स की तरफ शिफ्ट की, ताकि वो अपनी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई को इजाफा कर सकें। उनकी सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट लेकर आई गवर्नमेंट। तो वो दोनों से हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी देखें, वो भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, और प्राइस लेवल हमारे सेम पे रहे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को कोऑर्डिनेशन के अंदर चलाना इंतहाई जरूरी है। जी, सेंट्रल बैंक के अलावा कोई दूसरे बैंक भी होते हैं? जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक के अलावा हम बार बार बात करते रहे हैं कि कमर्शियल बैंक होते हैं, दूसरे बैंक होते हैं जिनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं, जो कि यूज करते हैं हमारे सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करते हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करने का जरिया बनते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर्स कैन इंटरैक्टली प्रोवाइड फंड्स टू बॉरोवर। आप सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंक, financial institution licensed by the government to receive deposits which then invest these funds in a number of securities। तो बैंक के लिए जरूरी है कि वो लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए। बैंक लाइसेंस के लिए बगैर बैंक कायम नहीं किया जा सकता। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। काम बिजनेस ऑब्जेक्टिव वही है जो कि बिजनेस मॉडल हमने पहले डिस्कस किया कि लोगों से डिपॉजिट लेना और जिनको कर्जा चाहिए उनको कर्जा देना। अब टाइप्स ऑफ बैंक हमने क्यों डिफरेंट किया? वो डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमर मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हम एमसीबी, अल्फला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जो आपके सामने कमर्शियल बैंक्स आपको नजर आते हैं, ये वो तमाम एक्टिविटीज करते हैं जो कि किसी बैंक को इजाजत है, और इसके अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं। आम बंदा भी जाता है, आपको भी अपना अकाउंट खुलवाना है, जाएं नॉक करें, भाईजान मुझे अकाउंट खुलवाना है, वो कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं, आपका आईडी कार्ड है, ये फॉर्म फिल कर दें, आप ये अंगूठा लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, आपका नादरा का आईडी कार्ड होना चाहिए, फलाना, उसको कर करा के वो आपको अकाउंट खोल देंगे, कोई मुश्किल नहीं करेंगे। इसके अंदर आपने डिपॉजिट करना है, किसी को कर्जा चाहिए, वो बंदा जाए, आम बंदा भी जाएगा तो उसको वो कहेंगे जी कर्जा चाहिए, कितना कर्जा चाहिए जी, मुझे गाड़ी खरीदनी है, अच्छा जी गाड़ी के लिए कार लीजिंग कर लें, मुझे यार अच्छा मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी हमारा देंगे। हर वो काम कर रहे हैं, कर्जा भी दे रहे हैं और डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं, जिस बंदे के पास सेविंग्स है उससे पैसे भी ले रहे हैं, तो तमाम काम कर रहे हैं। बैंक सर्विसेज, मॉर्गेज भी करते हैं, चेकिंग अकाउंट भी होते हैं, पर्सनल लोन भी, अदर बैंक सर्विसेज भी, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपोर्ट करनी है तब भी बताएं, एक्सपोर्ट करनी है तब भी बताएं। कमर्शियल बैंक आर फॉर जनरल पब्लिक, आर फॉर ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, इनका फोकस किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर नहीं होता, ये जनरलाइज्ड एक मेजर बड़े लेवल के जो बड़ा टाइप ऑफ बैंक समझ लेंगे उसको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों, पब्लिक भी प्राइवेट भी, जैसा नेशनल बैंक हमारा पब्लिक सेक्टर का बैंक है और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। इंट्रोड्यूस टू व्हेन बीइंग इंट्रोड्यूस टू क्रेडिट क्रिएशन इज ए ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, जो हमने बात कही कि जी के एक से डिपॉजिट लिए दूसरे को दिए, फिर दूसरे ने दोबारा बैंक में जमा करा दिए, फिर तीसरे को दे दिए, तो क्रेडिट क्रिएशन भी। फिर इनके अंदर सब सेट हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के। रिटेल बैंक, रिटेल बैंक कौन सा है? जो कि इंडिविजुअल कस्टमर्स को
रिटेल, रिटेल किसको कहते हैं? एक होता है ना थोक, एक होता है परचून। जो परचून के काम करते हैं, इंडिविजुअल 1 रुपए का भी 10 लाख रुपए 10,000 का भी कर्जा देते हैं, 500 का भी, 5,000 का भी, 5 लाख का भी वो कर्जा भी देते हैं, वो लेते भी हैं। तो वो परचून का काम कर रहे हैं, उसको हम रिटेल बैंक्स कहते हैं, रिटेल बैंक कहते हैं। और स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से हैं? जो कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर को, किसी स्पेसिफिक एरिया को इकोनॉमी के अंदर कैटर फॉर कर रहे हैं। जैसा पाकिस्तान के अंदर ZTBL, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, वो क्या करता है? वो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसानों को कर्जे देंगे जी, जमीन के ऊपर, फसलों के ऊपर। अब उससे आप जाएंगे कहेंगे कि मुझे इंपोर्ट करनी है, तो वो कहेगा मुश्किल है मेरे लिए। उससे आप जाएंगे कहेंगे मेरे पैसे कर्जा रख लें, मुझे पैसे डिपॉजिट कर लें, वो कहेगा मुश्किल है मेरे लिए। वो स्पेसिफिक टू दी नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उनके लिए वो बनाया गया। IDBP जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, वो सिर्फ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड वो काम कर रहा है। फिर कॉर्पोरेट बैंक्स, बिल्डिंग सोसाइटी, क्रेडिट यूनियन, ये भी डिफरेंट टाइप हैं। ये क्या है? यहाँ पे हर शख्स को इजाजत नहीं है, कोई भी बंदा जाए जी और कहे जी कि मैं अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, वो थोड़े से स्पेसिफिक लोगों के साथ ही वो ट्रीट करते हैं, हर शख्स को इजाजत नहीं है। Corporate, this type of financial institution that provide banking and other financial services to its members, वो अपने मेंबर्स को बात कर रहे हैं, जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहे, अपने मेंबर्स की बात कर रहे हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आमतौर पे, एम्प्लॉइज ऑफ सेम कंपनी, रेजिडेंट्स इन द सर्टेन नेबरहुड एक्सेट्रा, तो वो अपने मेंबर्स की ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हर बंदा सड़क पे चलता हुआ उसको कि मैं जाके अकाउंट खोल लूँ, शायद वो नहीं खोलेंगे, वो कहेंगे नहीं, हम अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन कायम किया गया, तो उनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स कह देते हैं। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को क्या पर्पज है? उनके पास पैसे पहले से बहुत ज्यादा है, वो लिक्विडिटी है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। वो इस काम के लिए नहीं है कि यार 1,000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया डिपॉजिट कर दें। इन्वेस्टमेंट बैंक आर फॉर बिगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप कोई शेयर इशू करने हैं जी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंकर्स से मैंने बात की है, वो बैंकर्स होंगे हमारे। कोई आपने प्रोजेक्ट लगाना है, फाइनेंसिंग चाहिए, कंसोर्शियम चाहिए, तो वो डिफरेंट बैंक्स आपस में मिलकर आपकी प्रोजेक्ट, कोई बिलियंस ट्रिलियंस का प्रोजेक्ट है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर द कमर्शियल बैंक्स, बट दे आर फोकसिंग देयर एक्टिविटीज ऑन द लार्जर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं जा रहे जी। आवाज के अंदर कोई इशू है? अच्छा, आवाज अंदर नहीं है जी। What is a microfinance bank? नुमान पूछे जी माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस बैंक भी कमर्शियल बैंक है, और वो क्या करते हैं, ये छोटे कर्जे देने का बैंक है। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो छोटा, फाइनेंस कर्जा, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक वो डिफरेंट लोगों को छोटे छोटे कर्जे देते हैं, और उनके पास अपने रिसोर्सेज भी होते हैं। वो एक शख्स को कर्जा दिया, छोटे कर्जा दिया 10,000 का, लाख का, और उससे रिकवरी की, फिर दूसरे शख्स को 10,000 का, लाख का, 10 लाख का कर्जा दिया। अब ये कहते हैं कि हम बिलियंस या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला काम नहीं करना चाहते। हमारा फोकस, हमारी टारगेट मार्केट माइक्रो फाइनेंस है, छोटे कर्जा लेने वाले लोग हैं, हम उनको उनके अंदर स्पेशलाइज करना चाहते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड इन कैटरिंग द नीड्स, क्रेडिट नीड्स ऑफ द स्मॉल
एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस, उनके लिए वो माइक्रो फाइनेंस बैंक कहलाते हैं। Then we have this credit. What is credit? Credit कर्जा, अब तक तो कोई इशू तो नहीं है जी, अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं होना चाहिए। नो सर, क्लियर है। चलो, अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड होनी चाहिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मैक्रो के अंदर आपको ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछता है आई कैप का एग्जामिनर, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आप अगर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दें सही तरीके से तो आप आसानी के साथ नंबर्स हासिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें ब्लंडर्स नहीं मारने, ब्लंडर्स नहीं मारने। ये नहीं कहना कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो हम अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें, भाई वो कहेगा है ये तो ब्लंडर। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या कि आप मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई तो हमें पता है कम हो जाएगी। तो जिस शख्स को ये नहीं पता कि ये चीज इस तरीके के साथ इम्पैक्ट करती है, वो शख्स, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी तरह से टैक्स के या फिस्कल पॉलिसी के अंदर बात करें, और भी आपके प्रोग्रेसिव टैक्स किस तरह से होता है, रिग्रेसिव टैक्स किस तरह से होता है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर अगर आपने ब्लंडर मारा तो एग्जामिनर आपसे नाराज हो जाएगा। तो नाराज नहीं करना एग्जामिनर को, ब्लंडर नहीं मारने। उसके लिए आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आप वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, आप उसको आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, क्रेडिट क्या है? इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में वो सी कि जनाब सिर्फ कैश के ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती, लोग कर्जों के ऊपर भी एक दूसरे के साथ, कर्जा के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस क्या करती हैं? वो ट्रांजैक्शंस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं। क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय ए बॉर्वर receives something of a value in the present, आज, in exchange for payment in future, generally with interest। आज उसको वो चीज मिल गई, मुझे यार नया आईफोन खरीदना है, चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं क्रेडिट पे उधार ले लेता हूं। उधार ले लिया, खरीद लिया, आज मैंने उधार ले लिया, उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कर रहा हूं। तो उससे हुआ क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। जिस शख्स ने वो बेचा, उस शख्स ने कहा कि मैंने तो इस साल, इस महीने में एक आईफोन बेच दिया। जिस शख्स ने खरीदा, उसने कहा मैंने तो इस महीने में एक आईफोन खरीद लिया। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है ना। जो खरीदने वाला है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुश है, जो बेचने वाला है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुश है। बेचने वाले को पैसे आज नहीं मिले, वो पैसे आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद मिल जाएंगे। वो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चाहे मिल रहा है, हर महीने जो है ना वो उसका 10% आप पे कर रहे हैं, तो 10 मंथ्स में वो आपको पे ऑफ हो जाएगा। तो वट एवर इज दी सिचुएशन, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। अब जिस शख्स ने पहले एक आईफोन रखा हुआ था, वो जल्दी से भाग के जाएगा, वो कहेगा यार मैं एक आईफोन और परचेज कर लेता हूं ताकि मैं किसी और को बेचना हो तो मैं उसको भी बेच दूं। तो वो अपने स्टॉक को रिकूप करेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। इसी तरह से आपकी कंपनीज के अंदर भी क्रेडिट चल रहा होता है। एक टेक्सटाइल फर्म कंपनी है, उसको शायद फैब्रिक चाहिए होता है, वो फैब्रिक उधार पे ले लेगा। उधार पे फैब्रिक ले लिया, फैब्रिक बना के उससे कोई कपड़े वगैरह स्टिच करने से स्टिच करके उसने आगे बेच दिए। अब वो उधार पे लेके उसने आगे सेल भी कर दिया, और सेल करके उसका रेवेन्यू आया तो फिर उसने उधार वाले को पैसे भी पे कर दिए।
तो उस उधार ने क्या किया, जो फैब्रिक उसे उधार पे मिला था, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की का मार्जिन दे दिया। उस बंदे को अगर वो फैब्रिक उधार पे ना मिलता तो वो कपड़े सी कर फिर आगे सेल भी ना कर पाता और उस सेल से वो अपना रेवेन्यू भी ना जनरेट कर पाता। ऐसा ही है ना, उधार हमारी इकोनॉमी के अंदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्लो में लेकर आता है, क्रेडिट। so for that matter, credit in an economy plays an important role for the functioning of the economic activities. अगर हम क्रेडिट रोक दें तो क्या होगा, क्रेडिट रोक देते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट रोक देंगे तो हर शख्स कहेगा मुझे आप पहले पे करें। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा पहले मुझे फीस पे करें फिर मैं आपको चेक करूंगा। आप कहीं पे हाँ होटल में जाएंगे, वो कहेंगे पहले आप पैसे पे करें फिर हम आपको सर्व करेंगे। तो क्रेडिट्स आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है जी। और व्हाट टाइप्स ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, ट्रेड क्रेडिट्स जो हमने अभी बात की, ट्रेड क्रेडिट्स क्या है कि एक सप्लायर से आप बगैर पैसे पे किए हुए आज सामान खरीद लेते हैं, सामान यूज कर लेते हैं, उस सामान को आगे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उस सप्लायर को आप बाद में वैसे 30 डेज 60 डेज 90 डेज जो उसके साथ आपकी पेमेंट टर्म्स तय है उसके मुताबिक आप उसको पे कर देते हैं। अब उस उधार लेने से, ट्रेड क्रेडिट से आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। अगर आपको उधार नहीं मिलता आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होती। जो आपके पास पैसे थे सिर्फ आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते थे जो आप कैश में खरीद लेते। उधार में खरीदने की वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। देन वी हैव बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट क्या है, जो बैंक से आप कर्जा ले लें, यार बैंक से मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो भी बैंक क्रेडिट है। बैंक किसी को रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी दे देता है। रनिंग फाइनेंस क्या होता है कि जिस वक्त जितनी जरूरत हो आप उतना बैंक से पैसे विड्रॉ कर लें, एक लिमिट दे देता है बैंक के 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, ये लिमिट है। इस लिमिट के अंदर जब आपको पैसों की जरूरत हो बैंक में चेक दे दीजिएगा। आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो भी बैंक उस लिमिट के अगेंस्ट आपको कर्जा इशू कर देगा, आपका चेक को ऑनर कर देगा। तो ये रनिंग फाइनेंस कहलाता है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक जब आपके पास पैसे होते हैं आप रनिंग फाइनेंस, आप उसको सूद आपको उस वक्त चार्ज नहीं किया जाता जब आपके अकाउंट के अंदर पॉजिटिव बैलेंस मौजूद होता है। जब आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होता है यानी कि बैंक ओवरड्रॉन, हम बैंक से ओवरड्रा कर लेते हैं, रनिंग अकाउंट होने की वजह से, रनिंग फाइनेंस होने की वजह से ओवरड्रा कर लेते हैं, ये उस पे फिर बैंक सूद चार्ज कर लेता है, हमसे पैसे ले लेता है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो ये बैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इस तरह से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी बैंक करता है कि आपको प्रोजेक्ट लगाना है, 10 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगानी है, आज आपके पास पैसे नहीं है तो इस तरह करें कोई बात नहीं, 5 साल के बाद दे दीजिएगा, 10 साल के बाद दे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं आपको आज कर्जा दे देता हूँ। तो अगर आज बैंक वो कर्जा ना दे तो हम फैक्ट्री नहीं लगा सकेंगे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो सकेंगी। तो बैंक क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट। देन देयर इज कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट क्या है कि जो कंज्यूमर हैं उनको कर्जे पे इस्तेमाल करने के लिए चीजें मिल जाएं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, आपके मोहल्ले की दुकान है, मोहल्ले की दुकान होती है ना, करियाने की दुकान होती है जी, करियाने की दुकान होती है, उसके ऊपर जाते हैं, यार 2 किलो चीनी दे देना, मेरे खाते में लिख लेना, कहते हैं ना, खाते च लिखनी यार, वो केरे कार तू आए और हमजे साथे कर तू, अच्छा चलो हमजे साथे कर दे, मैं लिख लेना खाते, ठीक है। और उन्होंने कहा जी बोतल भी ले जा, ठीक है। तो वो बच्चे जाते हैं तो वो
घर वालों ने 1 किलो चीनी का कहा होता है तो ये चीनी भी ले आते हैं, साथ में 1 बोतल भी खुद पीकर आ जाते हैं, वो खाते में लिखवा देते हैं। ऐसा करते रहे ना हम सब। मैं तो नहीं किया, आप लोग करते होंगे। हाँ, अच्छा, तो वो क्या है, दिस इज कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट है कि आज कंजम्पशन आप कर रहे हैं, आप आज वो चीज आप यूज कर रहे हैं, पैसे किसी वक्त बाद में देते हैं। जब वो कभी तनख्वाह आती है तो फिर आप जाते हैं, अच्छा यार स्टोर वाले को कहते हैं ना, वो इसका लतीफा भी है आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है। वो एक ना शख्स था, वो गया हज के ऊपर, हज करके आया वापस, तो हज करके सबने मुबारकबाद दी, तो वो ना बड़ा अच्छा अच्छा टाइम गुजर गया। थोड़े दिनों के बाद ना वो गया जाके ये इसी तरह से जो किराने वाली दुकान थी, उसने कहा यार अच्छा, हाँ भाई की हिसाब किताब है। हाँ, उसने कहा, किराने वाला खुश हो गया कि आज आदि आदि साहब आए, आज ना इकबाल साहब आए हैं, तो इकबाल साहब आए हैं, तो इकबाल साहब आज कोई ना हो सकता है कि पेमेंट शेमेंट आज लगा दें, मुझे पैसे मिल जाएंगे मुझे। तो किराने वाले ने कहा, इकबाल साहब हाँ जी। उन्होंने कहा जी कागज काट दे यार, कापी काट, रजिस्टर काट का कितने रजिस्टर रजिस्टर निकाला, यार ऐसे इकबाल लिखे ना नाल हाजी लिख लिया, हूँ मैं हज कर रहा है। जी अलीशा हाजी लिख दें, अलीशा को पहले से पता था वो तो उन्हें हाजी लिखवाने के लिए ना इकबाल साहब ने कहा कि हाजी लिख दे, तो इस तरह से जो कंज्यूमर क्रेडिट है ना उनका फिर ये हिसाब भी होता है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट। देन वी हैव मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या है, जो हमें नहीं आती, हम इमेच्योर ही रह जाते हैं, बचपना ही रह जाता है। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मेच्योरिटी लेवल होता है, वो मेच्योर हो जाते हैं। इंसानों के अंदर मेच्योरिटी लेवल मुश्किल होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मेच्योरिटी लेवल होता है। वो क्या है कि जब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी एक जो तयशुदा टेन्योर है, वो टेन्योर पूरा कर लेगा, तो हम उसे कहेंगे कि वो मेच्योर हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी आ गई है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कर्जा, हम कहते हैं बैंक से हमने कर्जा लिया, 1 साल का कर्जा लिया है, तो बैंक 1 साल तक का लोन दिया है, साल के बाद वो कहेगा कि आपका कर्जा मेच्योर हो गया है, आप काइंडली मुझे रीपेमेंट कर दें, पैसे मुझे वापस कर दें। इसी तरह से अगर हम बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, तो डिपॉजिट करवाए फॉर 3 मंथ्स, तो हमें बैंक से डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिला, हमने बैंक को जाके कहेंगे भाईजान आप हमारा जो डिपॉजिट था वो 3 मंथ्स, वो टर्म मेच्योर हो गई है, वो टर्म जो मेच्योर हो गई है इसकी वजह से आप हमें पैसे वापस कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट मेच्योर हो गई है, उसके ऊपर पैसे भी वापस कर दें और जो सूद भी बनता है वो सूद भी आप हमें दे दें। तो मेच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। In this case, how much time is left before the credit amount must be repaid. Advantage of credit, spending and consumption, जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि आज के दिन में हम spending and consumption कर रहे हैं एडवांटेज की वजह से, ये क्रेडिट की वजह से। अगर ये ना हो तो फिर आज के दिन हम ना कर सकें। फिर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, क्रेडिट जितना ज़्यादा होगा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड उतना ज़्यादा होगा। Quality of credit money and their conversion directly affect trends of economy. If during boom period people convert their credit money in perfectly liquid money, then this will increase the spending and will lead to inflation in the economy. तो क्रेडिट क्या कर रहा है, वो आपके पास जो मनी है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू नॉन मॉनिटरी मेजर्स। ऐसा ही है ना, हमारे पास पैसे थे, हम जाके बैंक के पास कर्जा के तौर पे रखवा दिए, बैंक को कर्जा दे दिया, तो क्या हुआ, हम अपने पैसे मजीद किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बैंक के पास ही पड़े रहेंगे आप। और क्रेडिट बढ़ने से आपकी इकोनॉमी के अंदर चीजें बेहतर होती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज,
credit money are an important determinant of economic policy. If there are inflationary trends in the economy, government increases the interest rate. This directs people to convert their cash in credit money to gain interest. तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से एक तरफ तो उधार लेना कम हो जाएगा, दूसरा आपकी सेविंग्स क्रेडिट के तौर पे आप बैंकों के पास रखवाना शुरू करेंगे, तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी के जरिए से भी इम्पैक्ट होता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, credit money is also important factor for liquidity preference, theory of Keynes, or theory of quantity of bank money in the economy has important bearing on the rate of interest and the equilibrium quantity of money. The degree of willingness of the people to hold wealth in the form of bank money and other interest earning assets affect the level of interest rate prevailing in the economy. Or used as security, credit money can also be used as security. सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज होती है। कैसे? जब मैं कोई पैसे बैंक में जमा करवाता हूं और बैंक मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देता है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस बात का यकीन है कि उस डिपॉजिट सर्टिफिकेट के मैच्योर होने के बाद, टर्म्स के मैच्योर होने के बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। तो उस डिपॉजिट सर्टिफिकेट को मैं कहीं पे दिखाकर सिक्योरिटी के तौर पे भी कर्जा ले सकता हूं और इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है जी। इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए भी हमारी क्रेडिट के जरिए से थ्रू आर मोड फाइनेंशियल क्रेडिट मनी हैज मेड एवरी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इजी, सेटिस्फैक्शन एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाती है। अगर क्रेडिट ना हो, एक फैक्ट्री है जिसके 10 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, तो ऑप्टिमल यूज नहीं कर पाएगी, शायद उसके पास कैश नहीं होगा, और कैश की वजह से, क्रेडिट की वजह से वो आपको ऑप्टिमल यूज करवा सकेगी। वर्किंग ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट की वजह से ही इनकी वर्किंग है। अगर क्रेडिट ना हो तो इनकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। लोग इनको आके डिपॉजिट ना करवाएं, इनको कर्जा ना दें, तो इनकी वर्किंग नहीं कर सकेंगे। फंक्शन के लिए इनका इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल फैक्टर है। इंटरनेशनल ट्रेड भी क्रेडिट मनी की वजह से पॉसिबल है, एक्सपैंड होती है इंटरनेशनल ट्रेड। Cost of production, parts of work can be calculated. We have got money to value scarce as well abundant resources. This difference in cost leads to the giant gains of international trade. Then industrial revolution, credit की वजह से, और फिर गवर्नमेंट भी क्रेडिट मनी के ऊपर नजर रखती है ताकि वो देख सके कि स्पेंडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। और ये वो डिसएडवांटेजेस क्या है? इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, कि मनी सप्लाई आपकी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कर सकती है। क्रेडिट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इतना ज्यादा ना कर दे कि इन्फ्लेशन की तरफ चल पड़े। मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं, क्रेडिट्स मोनोपोलीज को इंसेंटिवाइज करती हैं, क्योंकि जो कर्जा देने के लिए आप ये चाहते हैं कि सिक्योर जगह पे, तो आप जो पहले से लोग काम कर रहे थे उन्हीं को ही कर्जा देते जाते हैं, तो मोनोपोलीज बन जाती हैं। जिस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखते हैं, पाकिस्तान में 70s में 21 खानदान का एक चल रहा था, 21 खानदान के पाकिस्तान की वेल्थ 21 खानदानों के पास ही सिक्योर है, उनके अलावा और किसी के पास नहीं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का बायस भी बन सकती है अगर गैप, आपके अमीर और गरीब के दरमियान में गैप ज्यादा हो जाए। अनप्रोडक्टिव लोन्स भी बढ़ सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल ना की, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर आपने कंट्रोल ना किया तो। देन वी हैव हाउ बैंक्स मेक मनी, इसको यहां से हम छोड़ देंगे, इसके लिए लेट्स गो देयर। बैंक्स किस तरह से मनी बनाते हैं? मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहले हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखा था, अभी हम मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं। बैंक किस तरह से मनी बनाते हैं? एग्जाम्पल हमारी वही है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स था ए, इसके पास आए 100 रुपीज। ये 100 रुपीज लेकर बैंक के पास जाएगा।
ये बैंक 1 के पास गया और इसने 100 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया। बैंक 1 कहेगा मेरे पास तो 100 रुपीज है। बैंक 1 को कहा गया कि आप इस डिपॉजिट को एडवांस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट ऑल। एडवांस दे सकते हैं और रिजर्व भी रखना है आपने कुछ। फॉर एग्जाम्पल 10% आपको कहा गया कि रिजर्व रखेंगे, 90% आप एडवांस दे सकते हैं। दैट मीन्स कि 90 रुपीज आपने एडवांस दिया, 10% रिजर्व रख लिया आपने। ये जो 90 रुपीज आपने एडवांस दिया, ये मिस्टर बी के पास, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को कितने मिले आप एडवांस? मिस्टर बी को कितने एडवांस मिले? 90 रुपीज। मिस्टर बी के पास कितने पैसे होंगे? 90 रुपीज। अब ये 90 रुपीज, हमारी एजम्पशन ये है कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग चैनल के जरिए से ही हो रही है। वो बैंक्स के अलावा कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। सारी की सारी ट्रांजैक्शन बैंक्स के जरिए से ही होती है। तो 90 रुपीज जब मिस्टर बी के पास आएंगे तो ये भी लामहला किसी बैंक के पास ही जमा करवाएंगे ना। बैंक 2 के पास 90 रुपीज इन्होंने डिपॉजिट करवा दिए। बैंक 2 क्या कर सकता है? बैंक 2 को फिर स्टेट बैंक ने इजाजत दी हुई है कि आप 90% और 10% एडवांस जो आप दे सकते हैं, दैट इज 81, और जो आपको रिजर्व रेशो, रिजर्व रिक्वायरमेंट है, दैट इज 9। ये आपको फिर मेंटेन करना है, ये आपको मेंटेन करना है। ये मेंटेन करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर जब आपने ये एडवांस दिया था तो ये एडवांस फिर मिस्टर सी, सर्टन पर्सन, उसके पास जाएगा। वो फिर किसी बैंक के पास लिखवाएंगे, बैंक 3 के पास फॉर एग्जांपल लिखवा दिया, फिर 81 रुपीज इसके पास आ गए। फिर ये शख्स, ये जो शख्स है, ये जो बैंक है, ये इसने कुछ एडवांस देना है, कुछ उसका 8.1 ये अपना रिजर्व में रखेंगे 10%, और इसमें से 73.9 72.9 ये एडवांस दे देंगे। इसी तरीके के साथ ये काम आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, सदाबहार चलता रहेगा। ये काम इस तरीके के साथ, जो आपने इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ था? इनिशियल तो 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही बैंक के अंदर जो इनिशियल ट्रांजैक्शन आई थी वो तो 100 रुपीज की आई थी, लेकिन उस 100 रुपीज से आप ये देखें कि कितना वो क्रेडिट और कितना आपकी मनी ट्रांजैक्शन हो रही है। मिस्टर ए भी कह रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपीज का डिपॉजिट है, मिस्टर बी भी कह रहे हैं मेरे पास 100 रुपीज का डिपॉजिट है, मिस्टर 90 रुपीज का, मिस्टर सी कह रहे हैं मेरे पास 81 रुपीज का डिपॉजिट है, मेरे बैंक में 81 रुपीज है, मेरे अकाउंट के अंदर 81 रुपीज है। असल में कितने पैसे थे? 100 रुपीज। बाकी सब क्या है? बैंक के अंदर जो अकाउंट के अंदर बैलेंस है उसकी बात कर रहे हैं। असल 100 रुपीज थे, बाकी सब कुछ क्या है? डिपॉजिट इन द बैंक। वो बैंक के डिपॉजिट्स की बात हो रही है। अब बैंक के इस अमल ने क्या किया? जो मनी सप्लाई थी, मनी सप्लाई को उसने बढ़ा दिया, मनी सप्लाई को उसने बढ़ा दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर। हमने जो गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 100 रुपए का एक नोट इशू किया था इकोनॉमी के अंदर, लेकिन इस एडवांस देने की कैपेसिटी की वजह से, एडवांस की वजह से मनी क्रिएशन बैंक ने करनी शुरू कर दी। क्लियर है? क्लियर है। और इसके ऊपर कदगन क्या लगी? सिर्फ ये रिजर्व रेशो, ये रिजर्व रेशो इसको रिड्यूस कर रही है। वरना ये अगर रिजर्व रेशो ना होती तो ये 100 की एक लूप लगता, 100 का ये चलता जाता, यहाँ पे भी 100। रिजर्व रेशो अगर ना होती
100, 100, ये 100 ही 100 मूव करता जाता। आप एक 100 सिर्फ इशू करते गवर्नमेंट, और बैंक्स उसको हंड्रेड्स को मिलियंस में कन्वर्ट कर देती विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। रिजर्व रेशो सिर्फ उसको कदगन लगा रहा है, उसको रोक रहा है कि नहीं 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 100 नहीं देना आपने, 90 की दो, सिर्फ 10 अपने पास रखो, नहीं 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 100 नहीं देना, 81 दो, ये अपने पास रखो। तो आप रिजर्व रेशो आपकी क्रेडिट क्रिएटिंग मनी क्रिएटिंग एबिलिटी ऑफ बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर रिजर्व रेशो ना होती, मनी क्रिएटिंग एबिलिटी बैंक्स की बहुत ज्यादा हो जाती। ऐसा ही है। हाउ बैंक्स मेक मनी। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, ये ऐसे ही हम कंफ्यूज किया हुआ है, ये भी छोड़ दें, इसको भी हाँ कंफ्यूज किया गया है। इधर आ जाए। यही हमारे पास जो हम बात कर रहे थे। वन थिंग, बैंक ए के अंदर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया। वो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट 90% उन्होंने एडवांस कर सकते हैं, 10% उन्होंने रिजर्व रखना ही रखना। 1 लाख रुपए के डिपॉजिट से जब ये मूव करते रहे डिफरेंट बैंक्स के दरमियान से होते होते, आपके इकोनॉमी के अंदर टोटल 1 मिलियन, 1 लाख के बदले में 10 लाख का डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब इस बैंक के अंदर भी 90,000 का डिपॉजिट, असल में कितना आया था, सिर्फ 1 लाख, लेकिन उस 1 लाख ने आपकी इकोनॉमी के अंदर 10 लाख का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। और आपकी इकोनॉमी में न्यू लोन्स कितने, 9 लाख के आ गए, और रिजर्व कितना आ गया, 1 लाख का आ गया। इस कैलकुलेशन के अंदर तो कोई इशू नहीं है। वही कैलकुलेशन है जो कि हमने यहाँ पे की। 100 की बजाय 1 लाख समझ लें, 90 की बजाय 90,000 समझ लें, 10 की बजाय 10,000 समझ लें। फिर 90,000 की बजाय 90,000 आया, 90,000 से फिर 81,000, फिर 81 से 72.9, फिर ये इस तरीके के साथ एक शख्स का डिपॉजिट दूसरे शख्स के लिए एडवांस, और 90% सिर्फ आप एडवांस दे सकते हैं। वो लोन 90% इज लोन, 10% is reserve, and 100% is your deposit. तो ये ICAP के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम इसी टेबल को उसने पूछा भी है, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरा टेबल जो है ना पहले बनाएं। पूरा टेबल तो आपको बेतहाशा होंगे। इसने देखें यहाँ पे 10 ट्रांजैक्शन की, 10 बैंकों के दरमियान में ट्रांजैक्शन, तो फिर भी 6,51,000 बना। एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई थी, 10 लाख की। 3,48,000 इसने बैलेंसिंग फिगर लिखी है यहाँ पे, रिमेनिंग जनरेशन बाय द बैंक, बैलेंसिंग फिगर लिखी है मल्टीपल टाइम्स, जिसको हम यहां पे देखें मनी मल्टीप्लायर 1/RR। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या था, 1/MPS ना, 1/1 - MPC, याद है, 1/1 - MPC कह लेंगे, 1/MPS, वो था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर इज 1/RR। RR इज रिजर्व रेशो। तो आपसे अगर कहा गया कि जनाब आपको इनिशियल डिपॉजिट
initial deposit was rupees 100,000. Money multiplier or reserve ratio, for example, and reserve ratio RR is equal to 10%. How much money will be created? How much money will be created? So initial deposit हमारा 100,000 multiply by the one over 10%, multiply by 10, for example. That is 1 million. That is 1 million. Initial deposit हमारे पास 10 हमें पता चल रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 10% से. Now let me see here. Money multiplier 1 over RR. वन ओवर RR ये देखें. Money multiplier 1 over RR. 1 over 0.1 that is 10. 1 over 0.1 that is 10. तो मनी मल्टीप्लायर जितना इनिशियल डिपॉजिट था 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 0.1 10% हम जो कह रहे हैं दैट इज 10 और दैट इज 1 मिलियन न्यू डिपॉजिट जो हम कह रहे हैं. क्लियर है? जितना आपका डिपॉजिट होगा उतना मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो जाना है. 1 over RR is the money multiplier. क्लियर है जी? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं. 1 over MPS हम कहते थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 1 over MPS वो होती थी, उससे हम कहते थे और उससे हमारी इनकम में इजाफा हम ढूंढ लेते थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर. और यहां पे मनी मल्टीप्लायर है. कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही है, डेरिवेशन सेम टू सेम वही है जो हमने ड्राइव किया था अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए कि एक कंज्यूमर अगले की एक की एक्सपेंस दूसरे की इनकम, इसमें एक का डिपॉजिट दूसरे का एडवांस, एक का डिपॉजिट दूसरे का एडवांस. एडवांस कितना? सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा आपके रिजर्व रेशो से कम होता जाएगा. एक का डिपॉजिट दूसरे का एडवांस, एक का डिपॉजिट दूसरे का एडवांस, मल्टीप्लायर. उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने 1 ओवर RR का मनी मल्टीप्लायर निकाला. 1 ओवर RR को हमने कैलकुलेशन की तो हम कह दिया कि जी के आपका जितना इनिशियल डिपॉजिट होगा इस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम कह सकेंगे कि हम एंड डिपॉजिट ढूंढ सकते हैं. और इसमें से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि 90% आपने एडवांस दे सकते हैं और 10% आप रिजर्व के अंदर रखेंगे, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि इन टोटलिटी 10 लाख में से 9 लाख को हम एडवांस दे सकेंगे, नया एडवांस बढ़ेगा और 1 लाख हमारा रिजर्व बढ़ेगा. उसी बेस के ऊपर ये जो हमारी कैलकुलेशन हैं इस और इसकी कैलकुलेशन इस बेस के ऊपर ये जो आपका टेबल है ये कंप्लीट किया गया. ये टेबल वैसे कंप्लीट नहीं हो सकता था जब तक कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन ना आती. जब ये इंफॉर्मेशन आई है तो आप रिमेनिंग पोर्शन निकाल पाए हैं, बैलेंसिंग फिगर्स निकाल पाए हैं. ये इंफॉर्मेशन ना आती तो आप बैलेंसिंग फिगर्स, ये वाली बैलेंसिंग फिगर्स ना निकाल पाते. और ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है? वो मनी मल्टीप्लायर से कि 1 लाख का जब डिपॉजिट था तो इसका मतलब है कि 1 ओवर 0.1
दैट इज 10, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलियन, 1 मिलियन। क्लियर है? ये आईकैप में इसी तरीके के साथ ये पूछा भी जा चुका हुआ है। तो आपको 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप उसकी कैलकुलेशन करें, फिर उसका सम बना लें और उसको फिर अपने टोटल जो आपके पास कैलकुलेशन फार्मूले के जरिए थे कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 1/RR वो कर लें, तो आपके पास टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, डिपॉजिट्स आ जाएंगे, उसमें से कितना डिपॉजिट्स का एडवांस दे सकते हैं और कितना हम रिजर्व रख सकते हैं उसकी भी फिगर आपके पास आ जाएंगी इस बेसिस पे। ये जो हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, फार्मूला कौन सा था? ये वाला। अच्छा जी, फिर क्रेडिट क्रिएशन के अंदर एक तो यहाँ पे तो हमने तो सिंपल सादा बात कही ना कि सारा कुछ होना बैंक के अंदर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, सारी चीजें बैंक के अंदर नहीं रहती। यहाँ पे तो हमने कहा कि 90 और इसके पास 90 भी खड़ा हुआ है, इसके पास 81 भी, सारे डिपॉजिट बैंक के अंदर है। कैश में भी तो लोग चले जाते हैं, आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम भी तो चला जाता है काम, आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। लोगों ने पैसे लिए, इसने कहा 90 मैंने इसको एडवांस दे दिया, इसने जाके बैंक में 90 नहीं डिपॉजिट करवाए, इसने बैंक में जाके शायद 60, 50, 70 वो डिपॉजिट करवाए, बैंक में कम अमाउंट डिपॉजिट करवाई। तो जब बैंक के पास कम आई है तो बैंक आगे कर्जा भी फिर कम दे सकेगा ना। तो ये क्रेडिट क्रिएशन के अंदर एक मसला कैश लीकेजेस का। फिर एक्सेस रिजर्व्स का भी एक मसला है। हमने तो यहाँ पे रिजर्व रेशो जो सेंट्रल बैंक ने कही उसको, अगर कोई शख्स एक्सेस रिजर्व रखना चाहे, वो कि नहीं यार 10% नहीं, मैं तो 20% अपने पास होल्ड करना चाहता हूँ, 9 की जगह 18 रुपए, तो वो इससे भी आपकी जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आगे जो फ्लो होगा वो कम होता जाएगा, हो जाएगा। तो ये भी एक मसला आएगा। फिर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ कैश, इनिशियल साइज ऑफ द मनी, जितना वो कैश होगा उसी से आगे चलना है, हवा से तो नहीं चल सकेगा ना, कुछ ना कुछ इनिशियल तो आना पड़ेगा। वो जितना इनिशियल आएगा उसी को तो बैंक आगे क्रिएट कर सकता है, आगे रोटेट कर सकता है। अगर इनिशियल नहीं आएगा तो बैंक आगे रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर इनिशियल थोड़ा था तो बैंक पॉइंट, अगर 1 रुपए को का इनिशियल था, उसको बैंक से कहें कि मैं 1 अरब पहुंचा दूंगा, तो हमें फिर एफर्ट्स बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन रोटेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर 1 लाख रुपया था या 10 लाख रुपया था, उससे 1 अरब पहुंचाना है, तो बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन, बैंक के अंदर रोटेशन कम होगी। साइज ऑफ रिजर्व रेशो भी इंपॉर्टेंट है, 10 की बजाय अगर 20, 20 की बजाय 30, 30 की बजाय 40, अगर साइज रिजर्व रेशो साइज बढ़ाते जाएंगे तो बैंक्स की मनी क्रिएशन एबिलिटी कम हो जाएगी। देन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हमने पढ़ा था कि पीपल, हमने कैश के अंदर भी तो लेके जाते हैं ना लोगों को हमने लिक्विडिटी, कीन्स ने हमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाई है। उसके अंदर क्या है कि जी कि लोगों के मोटिव होते हैं, ट्रांजैक्शनल मोटिव, आपका स्पेकुलेटिव मोटिव, आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, वो मोटिव हैं। उन मोटिव की वजह से आप कैश होल्ड करना चाहते हैं, तो वो भी आपको सारे के सारे पैसे बैंक के अंदर नहीं आएंगे। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सिक्योरिटी, कि आप बैंक भी मुंह उठा के कर्जा नहीं देगा। अब यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि बैंक ने जितनी उसके पास गुंजाइश थी वो सारे का सारा कर्जा दे दिया। वो कर्जा देने के लिए क्वालिटी सिक्योरिटीज का मतलब है कि उसके पास अच्छी क्रेडिट रिस्क कम के साथ वो कर्जा देना चाहेगा। ऐसी जगहों पे कर्जा नहीं देना चाहेगा जहां पे उसका क्रेडिट रिस्क हाई हो जाए। तो क्वालिटी सिक्योरिटीज होना जरूरी है। बैंक्स विल नॉट इशू क्रेडिट टू एवरीवन, दे विल ओनली इशू if they can receive a high value asset in return from the borrower. If this does not exist, then credit will not be created as readily.
तो वो इस शख्स से जिसको कर्जा लेना है उस कर्जा लेने के लिए कहेगा कि मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी तो लिखवाओ, आपने मुझसे 90 रुपीज कर्जा लेना है तो आप सिक्योरिटी क्या रखवा रहे हो, मैं आपकी ये सिक्योरिटी को अच्छा समझता हूँ नहीं समझता। बैंक अगर अच्छा समझेगा, हाई वैल्यू की अच्छी क्वालिटी की सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल होंगी तो बैंक आगे कर्जा देने में कंफर्टेबल होगा। जी, लेट्स कंक्लूड हियर फॉर टुडे, और कल इंशाल्लाह हम बैलेंस ऑफ ट्रेड उसकी बातें करते हैं और फिर देखते हैं आगे हम कहाँ पे जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।